सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों में। आज हम बात करेंगे 9वीं जनजाति माहली के बारे में। माहली या तो फिर माहली जनजाति के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि एक झारखंड की महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में भी माना जाता है। और बता दें कि माहली जनजाति एक शिल्पी जनजाति के रूप में माना जाता है, जो कि बांस के कला में वो दक्ष और प्रवीण माने जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि बांस के जो भी वस्तु बनाए जाते हैं वो काफी उनमें ये काफी कह सकते हैं कि सुदृढ़ और सुव्यवस्थित तरीके से वो कई वस्तु को बनाते हैं बांस के। तो बांस की वस्तुओं को बनाने के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से प्रसिद्ध जनजाति माना जाता है, वो है माहली जनजाति। जैसे हम जानते हैं कि बुनकर के रूप में कपड़ों के लिए जो एक कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जनजाति माना जाता है, वो चिक बड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जनजातियों को कह सकते हैं कि अलग अलग जो भी संस्कृति रहा है, जो भी कला में वो कह सकते हैं कि सुदृढ़ माने गए हैं और अच्छे से वो जिस कला में प्रवीण माने जाते हैं, उसके आधार पर कई ऐसे जनजाति देखने को मिलता है। चाहे वो शिल्पी जनजाति का बात करें, चाहे वो अर्थव्यवस्था के आधार पर बात करें, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पर बात करें, या तो फिर कुछ जनजातियों का राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर बात करें, तो सब में वो कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ जो है वो यूनिकनेस देखने को मिलता है सभी जनजातियों में। तो आइए हम आज बात करने वाले हैं माहली जनजाति के बारे में। बता दें कि इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें तो इससे पहले हम 8 जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसके बारे में आप डिटेल से हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां से सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड की जनजाति के रूप में। तो वहां से आप क्या है कि सारे जनजातियों को एक एक करके वहां पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जनजातीय शासन व्यवस्था जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम सारी चीजों को चर्चा किए हुए हैं। और जो भी 32 जनजातियों के बारे में हमने एक डिटेल एक वीडियो में चर्चा किया है, उसमें सारे हम 32 जनजातियों के बारे में हम चर्चा किए हैं। तो वो सभी वीडियो को आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि हो सकता है हमसे छूट जाए, तो इसमें आप कोई भी चीज को ये अगर ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये चीज छूट गया तो आप हमें कमेंट करके उस चीज को जरूर बताएं कि आपने ये चीज नहीं किया है या तो फिर ये चीज होना चाहिए था। और अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन कुछ भी जो है वो आप जरूर वीडियो में जरूर करके जाइएगा। जब आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं उसके बाद आप जरूर इस चीज को सोचे कि आखिर में वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताकि हमको पता चले कि हमने जो प्रयास किया वो किस हद तक सफल हुआ है, उसके बारे में हमें पता चले। तो चलिए हम बात करते के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो माहली जनजाति का मुख्य रूप से बात किया जाए तो ये एक शिल्पी जनजाति के रूप में माना जाता है। कहते हैं एक शिल्पकार माना जाता है, जो कि बांस की कला में या फिर कह सकते हैं कि बांस की कला में ये दक्ष एवं प्रवीण माने जाते हैं। कह सकते हैं कि जो भी बांस के जितने भी वस्तु बनाए जाते हैं उनमें ये काफी विकसित जनजाति माना जाता है। और उनकी कला में ये काफी कह सकते हैं कि बहुत निपुण जनजाति माने जाते हैं। और साथ ही साथ इनके समूह का बात करें, प्रजाति समूह, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। अगर इनकी जनसंख्या का बात करें तो इनकी कुल जनसंख्या 1,52,663 माना जाता है, जो कि लगभग राज्य की जनसंख्या का 1.77% माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि 1.77% जो है वो राज्य के कुल जनजातियों का लगभग जो है वो माहली जनजाति माना जाता है राज्य में। तो कह सकते हैं कि बड़ी जनसंख्या है, कम नहीं मान सकते इसको भी। और ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। बता दें कि ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। तो ये जनसंख्या जो है वो जब नया जनगणना आएगा तो उसके बाद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे। लेकिन जनसंख्या हम जैसे जानते हैं कि लगातार बढ़ ही रहा है, घटने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है कि कुछ ऐसे जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या कुछ में कमी आया है। जैसे अगर बात करें, कुछ हम जानते हैं कि भारत के अगर अंडमान निकोबार क्षेत्र में कुछ ऐसे जनजाति देखने को मिलते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि लक्षद्वीप के क्षेत्र में बात करें, या तो फिर भारत के अलग अलग राज्यों में भी कुछ ऐसे जनजाति हैं जिनकी जनसंख्या में बहुत कमी देखा गया है। तो ये भी चीज हो सकता है, ऐसा नहीं हम मान सकते कि सिर्फ सब में बढ़ ही रहा है, कुछ में ऐसे है। तो
इस ओर कह सकते हैं कि वो सभी चीजों को जब हम नया जनगणना आएगा तो उसके आधार पर हम समझेंगे और कह सकते हैं कि उसके आधार पर हमको समझना होगा और सरकार को भी इस पर जो है वो कह सकते हैं कि गहन ये करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए उसके बारे में कि कहां से हम कैसे उस चीज को विकसित कर सके और जहां पे जो पिछड़े हैं उनको कैसे हम विकसित करके और एक कह सकते हैं कि सही ढंग से उनका जीवन यापन का व्यवस्था कर सके। साथ ही साथ अगर बात करें माहली जनजाति का मुख्य निवास, तो इनका मुख्य निवास जो है वो रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा कह सकते हैं कि ऊपरी क्षेत्र में ये इस क्षेत्र में जो है वो माहली जनजाति ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। ये सभी क्षेत्रों में जो है वो माहली जनजाति ज्यादातर जनसंख्या में देखने को मिलता है। साथ ही साथ और भी कई सारे कह सकते हैं कि जिलों में, झारखंड के कई जिलों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर झारखंड के जो भी अगल बगल के राज्य हैं, यानी पड़ोसी जितने भी राज्य हैं, कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का बात करें, उड़ीसा का बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों में भी थोड़ा बहुत जनजाति को देखने को मिलता है। तो वो सभी राज्यों में भी माहली जनजाति देखने को मिलता है। कुछ ऐसे जनजाति हैं जो कि असम क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजों को हम समझते हैं। बात करें इनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ से बता दें कि कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो ये सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे और यहाँ से अक्सर सवाल बनता है। बता दें कि रिजले ने, तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, रिजले ने माहली जनजाति को मुख्य रूप से 5 उपजातियों में बांटा है। तो अगर पूछा जाए, आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि रिजले ने माहली जनजाति को मुख्य रूप से कितने उपजातियों में विभाजित किया है, तो 5 उपजातियों में विभाजित किया है। या तो इनमें से किसके द्वारा माहली जनजाति को मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित किया है, तो वो आपका रिजले होगा। तो ये दोनों तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर 5 उपजातियों की बात करें तो पहला आता है बांसफोड़ माहली, पाटर या तो फिर पातर माहली, फिर है सुलूंकी माहली, फिर आता है तांती माहली और फिर आता है माहली या तो फिर माहली मुंडा। अब बात करें एक एक जनजातियों के बारे में, अगर बात करें तो बांसफोड़ माहली जो है वो मुख्य रूप से बांस के सामान तैयार करने वाले जनजाति माने जाते हैं, जो भी बांस के सामान तैयार करने में ये काफी कह सकते हैं कि निपुण माने जाते हैं और इनमें ये कला के काफी कह सकते हैं कि इनमें काफी कौशल है, कला कौशल है। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इन चीजों का जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्षरण होता जा रहा है और काफी कमी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके जो मेहनत कह सकते हैं कि उनका एक रूप से उसका मूल्य नहीं मिल पाता है जितने ये मेहनत करके उस चीज को तैयार करते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया है, जिसके कारण से ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता दिखाई देता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो ये काफी कौशल जनजाति के रूप में माना जाता है। और दूसरा आता है वो आपका है पाटर या तो फिर पातर माहली। बता दें कि ये खेतिहर रूप से कह सकते हैं कि खेतिहर जनजाति के रूप में माना जाता है। ये मुख्य रूप से तमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर तीसरा आता है सुलूंकी माहली। तो सुलूंकी माहली का अगर बात करें तो ये खेती और मजदूरी का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसा अगर बात करें तो वर्तमान में ये काफी कुछ ऐसे हैं जो कि काफी विकसित भी हो गए हैं और नए नए जो भी व्यवस्था है और नई नई संस्कृति के आधार पर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बदलता स्वरूप देखने को मिलता है इन सबों में भी। और अगर चौथा जनजाति का बात करें इसमें तो तांती माहली का, तो ये पालकी ढोने और बाजा बजाने का कार्य, तो माना जाता है कि प्राचीन काल में तांती माहली का जो मुख्य कार्य होता था तो वो पालकी ढोने का काम जो होता है वो देखने को मिलता है। जैसे इससे पहले हम बात किए थे खड़िया जनजाति में, तो वहां पे भी हमने समझा था कि खड़खड़िया का अर्थ होता है पालकी, तो पालकी ढोने के कारण से या तो खड़खड़िया के नाम से ही खड़िया पड़ा था। तो वहां पे भी हम अलग अलग बटा था जनजातियों में, जैसे 3 भागों में वहां पे बटा था, पहाड़ी खड़िया और ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। तो वहां पे 3 भागों में बटा था। तो इस तरह से हम जितने भी जनजाति हैं वो सभी के बारे में हम डिटेल से समझ रहे हैं। तो अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखें तो वो सभी चीजों को देखें तो आपको आसानी से सब चीज समझ में आएगा। और हो सकता है कुछ शब्द को अगर हम यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहे तो क्योंकि हम उसको ये सभी शब्दों को हम पिछले क्लासों में कह सकते हैं कि पूरे डिटेल से समझ चुके हैं। तो वो सभी चीजों को जब हम पिछले क्लास में जब आप देखेंगे तो वहां से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा।
अगर बात करें तांती माहली तो ये पालकी ढोने और बाजा बजाने का कार्य मुख्य रूप से करते हैं। हालांकि ये वर्तमान में अब लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अब पालकी देखने को ही कहीं नहीं मिलता है, तो कह सकते हैं कि वो सब चीज तो अब लगभग विलुप्त हो चुका है, तो वो सब अब कार्य तो खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, बाजा बजाने का कार्य कह सकते हैं, क्योंकि ये तो काफी प्रचलित हो गया है, लेकिन ये सब चीज अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे खत्म हो चुका है। फिर आता है पांचवा आपका, वो है माहली मुंडा। तो माहली मुंडा भी जो है ये मजदूरी और कृषि कार्य ही इनका मुख्य पेशा माना जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वर्तमान में अलग अलग कार्यों को, क्योंकि देखिए जो भी चीज हम चर्चा करते हैं तो वो प्राचीन अर्थव्यवस्था के आधार पर, प्राचीन जो भी सामाजिक व्यवस्था है या तो प्राचीन जो भी अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो सभी चीजों को हम प्राचीन के लेकर चर्चा करते हैं। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कई ऐसे चीज हैं जो कि अलग अलग आपको विकसित रूप में देखने को मिलता है। तो ये बदलता स्वरूप अलग अलग समय में, और ये होना भी चाहिए, स्वाभाविक रूप है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है उसके अनुसार से उसका स्वरूप भी बदलना बहुत जरूरी है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए, लेकिन हाँ, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। समय भले बदले या तो और जो भी बदले, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहिए और हमें अपनी संस्कृति को जरूर बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह से अगर समझे तो याद रखिएगा, रिजले ने माहली को मुख्य रूप से 5 उपजातियों में बांटा है। बांसफोड़ माहली, जो कि बांस के सामान तैयार करने में प्रवीण माने जाते हैं। फिर पाटर या तो फिर पातर माहली, ये खेतिहर मजदूर माने जाते हैं, खेतिहर माने जाते हैं, जो कि तमाड़ क्षेत्र में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर है सुलूखी माहली, ये खेती और मजदूरी का कार्य करते हैं मुख्य रूप से। फिर है तांती माहली, ये पालकी ढोने और बाजा बजाने का कार्य करते हैं। वहीं अगर माहली मुंडा का अगर बात करें तो ये मजदूरी और कृषि कार्य इनका मुख्य पेशा माना जाता है। माहली मुंडा को रिजले ने, बता दें कि रिजले ने माहली मुंडा को लोहरदगा में सीमित बहिर्वर्ती और दूरस्थ लघु जनजाति कहा है। यानी कह सकते हैं कि वो एक इसको बहुत ही सूक्ष्म और लघु जनजाति के रूप में माना है। लेकिन अगर बात करें तो इनकी जनसंख्या अगर देख सकते हैं तो यहाँ से आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि ये लघु नहीं, ये काफी बड़ी जनजाति के रूप में जाना जाता है, तो ये आप छोटा नहीं कह सकते। तो ऐसा रिजले ने माना है कि लोहरदगा में सीमित बहिर्वर्ती और दूरस्थ लघु जनजाति कहा है। तो ये सब चीजों को, ये सब पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। अगर बात करें इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो इनकी राजनीतिक व्यवस्था जो है माहली परिवार मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय माना जाता है। तो हम जानते हैं कि जितनी भी जनजातियां हैं, चाहे वो जो भी जनजाति रहे, ज्यादातर जो हो पितृवंशी और पितृसत्तात्मक जनजाति ही माना जाता है। और साथ ही साथ इनके सांस्कृतिक व्यवस्था का अगर बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि अगर जनजातियों में सांस्कृतिक व्यवस्था जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और उनका कह सकते हैं कि संस्कृति के आधार पर अगर देखा जाए तो वो काफी प्रमुख योगदान माना जाता है, महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है संस्कृति का, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को हमेशा जीवित रखते हैं और ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति पूजक माने गए हैं। तो इस आधार पर ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बात करें माहली जनसंख्या की, बात करें माहली जनजाति का, तो ये सांस्कृतिक विरासत के धनी जनजाति माने जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी माहली जनजाति जो वो एक प्रमुख जनजाति माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इनमें एक संस्था देखने को मिलता है, संगीत सृजन संस्था। तो कह सकते हैं कि जनजातियों का सम्मिलित रूप से संस्था ये माना जाता है, संगीत सृजन संस्था। इसमें जो अधिकांश सदस्य देखने को मिलता है वो कह सकते हैं कि माहली जनजाति से ही संबंधित देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि संगीत सृजन संस्था, ये सब आपसे सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो संगीत सृजन संस्था में अधिकांश सदस्य जो देखने को मिलता है वो माहली जनजाति से ही देखने को मिलता है। बात करें नागपुरी के महान साहित्यकार, एक नाम आप सुने होंगे, घासीराम। तो घासीराम जो है वो इनको, यार ये नागपुरी के साहित्यकार है, इनको नागपुरी के विद्यापति, क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में विद्यापति जी का जिनका एक प्रमुख योगदान माना जाता है, उसी तरह से घासीराम को भी घासीराम कह सकते हैं, जो कि नागपुरी के विद्यापति के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये सभी चीजों को आप जरूर याद रखेंगे। तो नागपुरी के महान साहित्यकार घासीराम को नागपुरी के विद्यापति, ये भी माहली जनजाति से ही संबंधित रखते हैं। तो ये इसी से संबंधित थे, ये सभी चीजों को याद रखेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें धर्म की,
तो इनका धर्म जो है वो कह सकते हैं कि ये धर्म जो है वो प्रकृतिवाद और जीववाद और साथ ही साथ हिंदू धर्म का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो अगर माहली का भी धर्म अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये मिला जुला देखने को मिलता है। कुछ हिंदुओं के कह सकते हैं कि संपर्क में आने से इनका भी कहीं ना कहीं धर्म का जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है और ये दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हम जानते हैं कि सभी जनजाति जो वो शुरू से ही प्रकृति पूजक रहे हैं, यानी प्रकृति की पूजा शुरू से करते आए हैं। चाहे वो पहाड़ का बात करें या तो सूर्य भगवान की पूजा, सूर्य का पूजा करें या तो पहाड़ का, पर्वत का, जंगल का, यानी पेड़ पौधे का। जैसे हम देखते हैं कि वृक्षों की पूजा इनमें प्रमुख माना जाता है। साथ ही साथ नदियों का यानी जल देवता, पहाड़ देवता, कुछ जनजातियों में हम जानते हैं कि इकीर बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग नामों से सभी जनजातियों में अलग अलग नाम से देखने को मिलता है सभी देवताओं के बारे में। तो ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे कि जितने भी जनजाति वो प्रकृति पूजक विशेष रूप से माने जाते हैं और ये प्रकृति पूजा ये करते हैं शुरू से ही। इनके सर्वोच्च देवता की अगर बात किया जाए तो माहली जनजाति का सर्वोच्च देवता जो वो सूर्य देवी के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि माहली जनजाति में सर्वोच्च देवता के रूप में किसे माना जाता है तो सूर्य देवी के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ और कई सारे अन्य देवता भी देखने को मिलता है, जैसे बड़ पहाड़ी, मनसा देवी और भी कई ऐसे कह सकते हैं कि इनके देवी देवता देखने को मिलता है जिनकी पूजा ये करते हैं। साथ ही साथ माहली अगर बात करें तो ये पुरखों की एक पूजा करते हैं जो कि गोड़ाम साकी। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, ये गोड़ाम साकी में जो है वो पुरखों की पूजा किया करते हैं। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, गोड़ाम साकी। तो बहुत बार पूछा जाता है कि माहली पुरखों की पूजा कहाँ पे करते हैं, तो गोड़ाम साकी में करते हैं। तो इस सभी चीजों को आप पॉइंट जरूर याद रखेंगे। तो कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। साथ ही साथ अगर इनके प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो बंगरी, हरियरी, नवाखानी, ये सभी जो वो कुछ इनका प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो माहली में अगर बात करें कुछ प्रमुख त्योहारों की तो बंगरी, हरियरी या तो फिर हरियाली कह सकते हैं कि उसके बाद है नवाखानी। ये जनरली क्या होता है कि जब कोई भी अन्न उपजाया, विशेष रूप से अगर धान का बात करें तो धान जब कट जाता है उसके बाद जब धान का नया अन्न जब ये तैयार होता है, पहला बार जब ये मनाया जाता है, कह सकते हैं कि नया अन्न ग्रहण करने के समय एक त्योहार मनाया जाता है जो कि नवाखानी के नाम से जाना जाता है। और ये अलग अलग नामों से अलग अलग जनजातियों में ये त्योहार देखने को मिलता है, लेकिन ये लगभग सभी जनजातियों में इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे अगर सरहुल का बात करें तो सरहुल जो है वो लगभग सभी जनजातियों में देखने को मिलता है, लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद है सिल्ली क्षेत्र में एक और ये पूजा करते हैं जो कि उतूर पूजा के नाम से जाना जाता है। तो सिल्ली क्षेत्र में एक विशेष पूजा करते हैं जिनको उतूर पूजा के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ माहली जनजाति के बारे में कह सकते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट हो सकते थे वो सभी चीजों को हम एक जगह कह सकते हैं कि समेटने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।